MPPS जंक्शन के यूट्यूब प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। आज हम मध्य प्रदेश प्रारंभिक परीक्षा इसका यूनिट 9 का एक टॉपिक है इंटरनेट तथा सोशल नेटवर्किंग साइट। इससे संबंधित हम आज पढ़ेंगे। सबसे पहले हम इंडेक्स से देखते हैं कि आज हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। अब यहाँ पे आज इंटरनेट क्या है उससे संबंधित जानकारी देखेंगे। यहाँ पे इंटरनेट का इतिहास पूरे वर्ल्ड में और भारत में इसका इतिहास क्या क्या कैसे रहा है, कैसे ये विकसित हुआ है। इसके बाद इंटरनेट के प्रकार देखेंगे। इंटरनेट के प्रकार में हम इंटरनेट, इंट्रानेट और वही एक्स्ट्रानेट, ये 3 टाइप की जो नेट है इनके बारे में हम देखेंगे। इंटरनेट से जुड़ने से संबंधी हम गतिविधियाँ देखेंगे कि ब्राउज़र के थ्रू हम कैसे कनेक्ट होते हैं, क्या क्या चीज़ें हम यहाँ पे मॉडेम इस टाइप की डिवाइसेज यूज़ करते हैं, तो इनसे संबंधित हम इसमें पढ़ने वाले हैं। इसके अलावा हम देखेंगे इंटरनेट पर प्रयुक्त होने वाले प्रोटोकॉल जैसे TCP, IP, ट्रांसपोर्ट कंट्रोल प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल, इनसे संबंधित हम डीप में देखेंगे। इसके अलावा कुछ लैंग्वेज जो वर्ल्ड वाइड वेब इंटरनेट पे जो प्रयुक्त होने वाली कुछ भाषा है उनसे संबंधित हम चीज़ें देखेंगे। यहाँ पे हम जावा, PHP से भी संबंधित बात देखेंगे। इसके अलावा हम यहाँ पे HTTP, FTP और इस टाइप की और भी चीज़ें हम देखेंगे। इसके अलावा यहाँ पे हम देखेंगे डोमेन नेम सिस्टम, वेब ब्राउज़र की बात करेंगे। सर्च इंजन में गूगल, याहू, बिंग, इनसे संबंधित हम महत्वपूर्ण तथ्य देखेंगे। इसके अलावा सोशल नेटवर्किंग साइट, इसमें फेसबुक है, ट्विटर है, जो हमारी भी भारतीय मैसेजिंग ऐप है, और इसके अलावा हम करंट से संबंधित हर चीज़ों को कवर करेंगे। जैसे वर्तमान में 267 ऐप जो कि चाइनीज़ ऐप थी उनको कब से कैसे भारत सरकार के द्वारा बैन किया गया उससे संबंधित हम हर चीज़ों को कवर करेंगे आज। तो ये लेक्चर आज बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे संबंधित आप 2019 की भी एग्ज़ाम में देखोगे तो सीधे सीधे 2 से 3 क्वेश्चन आपको इसी टॉपिक से ही मिलेंगे। तो प्लीज़ बनिए रहेगा और पूरा वीडियो देखिए, आपको यहाँ पे हर चीज़ों के डाउट अच्छे से क्लियर किए जाएंगे। सबसे पहले हम स्टार्टिंग बात करते हैं इंटरनेट। आखिर इंटरनेट है क्या? इंटरनेट की बात की जाए तो यह अपने आप में एक कंप्लीट चीज़ नहीं है, अर्थात यह इसका कोई एक मालिक नहीं। यह आपस में लाखों करोड़ों कंप्यूटर से मिला जुला एक नेटवर्क है, और जो हम इंटरनेट की सेवा लेते हैं वो एक सर्विस प्रोवाइडर के द्वारा मात्र एक सर्विस उससे हम लेते हैं। और वही बात की जाए जैसे इसके नाम से ही इंटर अर्थात परस्पर और नेटवर्क अर्थात संजाल अर्थात इंटरकनेक्टेड नेटवर्क, आपस में जो बना हुए कंप्यूटर का जो एक जाल है जो आपस में डेटा एक दूसरे से एक्सचेंज करते रहते हैं। इसकी बात की जाए तो ये इंटरनेट लाखों स्वतंत्र कंप्यूटर नेटवर्क का संयुक्त नेटवर्क है, और प्रत्येक नेटवर्क ऐसे माध्यम से जुड़ा आता है जिसकी सहायता से यह अन्य नेटवर्कों से सूचनाओं का आदान प्रदान करता है। और जो ये सूचना है वो राउटर एवं सर्वर के माध्यम से सूचनाओं का आदान प्रदान किया जाता है, और इसके लिए हम यहाँ पर देखेंगे TCP IP प्रोटोकॉल जो कंप्यूटर को यूनिक ID प्रोवाइड कराते हैं। अर्थात आप जो डेटा है वो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में पर्टिकुलर किसके पास जाना वो इसी से डिसाइड करेंगे हम कि किससे सेंडर और कौन रिसीवर होगा। इन 2 कंप्यूटर के बीच में संबंध बनाने को हम इंटरनेट कहते हैं। अब हम इंटरनेट की इतिहास की बात करते हैं कि इंटरनेट का इतिहास कैसे हुआ। हम इसमें देखेंगे, हमें इसमें 2 नाम मिलते हैं, एक जेसी लिक्लाइडर का और एक विंडसर्फ का। आप अगर इसे सर्च करोगे तो कहीं कहीं आपको जेसी लिक्लाइडर भी दिखेगा कि इन्होंने इंटरनेट का जनक है, वही विंडसर्फ इनका नाम भी आता। अब इनको हम देखते अच्छे से। जैसे 1962 में जेसी लिक्लाइडर है, इन्होंने सर्वप्रथम इंटरनेट की स्थापना का विचार दिया था। इन्होंने अपने एक विचार दिया था कि इस टाइप की सेवा हो सकती, परंतु 1974 में विंडसर्फ और इनके एक सहपाठी थे रॉबर्ट E. काहन, इन्होंने द फादर्स ऑफ द इंटरनेट के नाम से एक रिसर्च पेपर को प्रकाशित करा, और इन्हीं के कारण विंडसर्फ को इंटरनेट का जनक कहा जाता है। अगर इंटरनेट का जनक तो विंडसर्फ नाम आएगा, और वहीं अगर ऑप्शन में विचार और इस टाइप से बात है और विंडसर्फ अगर ऑप्शन में नहीं है तो आप जेसी लिक्लाइडर को भी सिलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद हम बात करते हैं कि इसका विकास किस क्रम में हुआ। तो 1969 में अमेरिका की रक्षा विभाग ARPANET, ये बहुत अहम है क्योंकि सबसे पहले इसी ने इंटरनेट को उपयोग किया था। ये दुनिया का पहला नेटवर्क था ARPANET। इसका फुल फॉर्म भी कभी पूछ लेते हैं जैसे एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेट, और यह 1989 में आमजन के लिए खोल दिया था। 1969 से ये वर्क करने लग गया था, परंतु जो आम लोगों के लिए 1989 से खोला गया। इसके अलावा 1989 में टिम बर्नर्स-ली, इन्होंने एक लैंग्वेज हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज HTML बोलते हैं, इसका विकास किया, और इसी के साथ ही फिर इंटरनेट की जो वर्तमान स्वरूप है धीरे धीरे विकसित हुआ। इसके अलावा टिम बर्नर्स-ली का एक नाम और आता है, इन्होंने WWW वर्ल्ड वाइड वेब इसका जनक माना जाता है, इन्होंने इसकी खोज की थी टिम बर्नर्स-ली, ये बहुत अहम नाम है। अब इसके बाद हम भारत में देखते हैं इंटरनेट का विकास कब और कैसे हुआ। हम सबसे पहले देखते हैं 14 अगस्त 1995 में भारत में इंटरनेट की शुरुआत हो चुकी थी, परंतु जो सार्वजनिक रूप से 15 अगस्त 1995 को
VSNL, विदेश संचार निगम लिमिटेड, इसके द्वारा यह नेट सार्वजनिक रूप से चालू किया गया था और इंटरनेट का इस्तेमाल महत्वपूर्ण सूचनाओं के आदान प्रदान करने के लिए कर दिया गया था और इसकी स्पीड उस टाइम मात्र 8 से 10 kbps थी। उसके अलावा भारत में दूसरी इंटरनेट प्रदाता कंपनी की बात की जाए तो वह था सत्यम इन्फो, जिन्होंने नवंबर 1998 में इसकी स्थापना की थी। इसके अलावा एक अन्य सेवा जो BSNL के द्वारा प्रदान की जाती है, ब्रॉडबैंड सेवा, डाटा वन के नाम से, इसे भी कभी कभी पूछ लेते हैं। इसके अलावा बात की जाए भारत में पहली फ्री ईमेल सेवा अर्थात हॉटमेल, तो इसके जनक हमारे भारतीय श्री सबीर भाटिया, जिन्होंने 1996 में पहली फ्री ईमेल सेवा जिसको हॉटमेल कहते हैं, इसकी स्थापना की थी। इसके अलावा कई भारत में नेट की अगर शुरुआत की बात की जाए तो इसके पहले भी UNDP और गवर्नमेंट के प्रयासों से 1986 में 1986 में ERNET, एजुकेशनल एंड रिसर्च नेटवर्क, इसकी स्थापना की जा चुकी थी। यह शोध में था उस टाइम, मतलब ये पब्लिक के लिए नहीं ओपन किया गया था, ये शोध के रूप में था, गवर्नमेंट इस पर वर्क कर रही थी। तो 1986 में ERNET, तो यहाँ पे भी हम इंटरनेट के विकास में महत्वपूर्ण है संस्था। उसके अलावा 1976 में NIC, नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर, इसकी स्थापना के साथ ही भारत में इंटरनेट के लिए बहुत कार्य प्रगति पर हुए। अब हम बात करते हैं इंटरनेट के प्रकार की। इंटरनेट के प्राय 3 प्रकार देखे जा सकते हैं: इंटरनेट, इंट्रानेट, एक्स्ट्रानेट। इंटरनेट, इसकी बात की जाए तो ये पब्लिक नेटवर्क जो हम सामान्यतः जो यूज़ करते हैं वो इंटरनेट है, इससे कोई भी व्यक्ति चला सकता है। इंटरनेट की बात की जाए तो आपने देखा हो बैंकिंग और कुछ जो सर्विस है, समझ लो मिलिट्री सर्विस है, ये बहुत कॉन्फिडेंशियल सर्विस रहती है। तो ये एक तरह का प्राइवेट नेटवर्क रहता है जो सिर्फ संस्था के द्वारा यूज़ किया जाता है, कंपनी या संस्था के द्वारा, और इसमें जानकारियों की सुरक्षित रखने के लिए करती है। और इंटरनेट की बात की जाए तो इसका अपना आप में नेटवर्क अलग ही रहता है, यह प्राय पब्लिक नेटवर्क से कनेक्टेड नहीं रहता, ये सिर्फ संस्था और कंपनियां और इनकी ब्रांचेसों को आपस में इंटरकनेक्ट कराने के लिए ही इंटरनेट का उपयोग किया जाता है। और एक्सटर्नल नेट की बात की जाए तो यह भी एक प्राइवेट नेटवर्क का टाइप है, परंतु इसमें होता क्या है, ये पब्लिक नेटवर्क की सहायता से डाटा शेयर करने में माध्यम का कार्य करता है। अर्थात एक प्राइवेट नेटवर्क है और इधर एक पब्लिक नेटवर्क है, तो इसमें कुछ लिमिटेशन रहती है, परंतु ये पब्लिक नेटवर्क के साथ कनेक्टेड रहता है। इसमें प्राय जैसे कंपनियों में ऐसे ही होता है, कंपनी में जो भी वर्क करता है तो वहाँ के जो एम्प्लॉय हैं उनको कंपनी की ओर से सिस्टम प्रोवाइड किया जाता है, और उसमें ऐसे लॉकिंग मतलब सिस्टम में रहते हैं कि वो सिर्फ लिमिटेड डेटा ही पब्लिक नेटवर्क में शेयर कर सकता, वो हर कुछ चीज़ें इसमें नहीं शेयर कर सकता। तो कुछ चीज़ें जो कंपनी की में कॉन्फिडेंशियल रहती है जो सुरक्षा के लिए, तो इस टाइप से वो कुछ शर्तों के साथ एक्स्ट्रा नेट का यूज़ करते हैं। इसके अलावा हम बात की जाए इंटरनेट, तो ये नॉर्मल सामान्यतः इसमें यूज़र पासवर्ड की आवश्यकता नहीं होती, इसमें आप सामान्यतः रिचार्ज करा लेते हैं और जो सर्विस प्रोवाइडर आपको फैसिलिटी प्रोवाइड कराता है इंटरनेट की, इससे आप अन्य कंप्यूटरों से कनेक्ट हो सकते हो एक सर्विस प्रोवाइडर के कनेक्ट की सुविधा के तहत, सेवा के तहत। इंटरनेट की बात की जाए तो यह एक संस्था का अपना एक खुद का नेटवर्क है और इसके लिए पासवर्ड की आवश्यकता होती है। उसके अलावा जो एक्सटर्नेट है उसमें भी यही है, ये भी पासवर्ड के थ्रू ही कनेक्ट होते हैं। इसके अलावा उपयोग की बात की जाए तो सामान्यतः हर व्यक्ति से यूज़ करता है, यह केवल संस्था के द्वारा, और यह प्रयोग 2 या 2 से अधिक संस्थाओं के बीच डाटा शेयर करने के लिए किया जाता है। यह तो 2 कंपनी किसी पब्लिक नेटवर्क से भी कनेक्ट होकर अपनी डेटा शेयर कर सकती है। इसके बाद हम बात करते हैं इंटरनेट से जुड़ने से संबंधित कुछ इक्विपमेंट और किस तरह ये कनेक्ट होता है। हम देखते हैं इंटरनेट में हम सबसे पहले PC, या तो एक पर्सनल कंप्यूटर होगा, ये एक मोबाइल डिवाइस भी हो सकता है, लैपटॉप, टैब, कुछ भी हो सकता है। उसके बाद नेटवर्क कनेक्शन के लिए एक मॉडेम या नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, ये भी हो सकता है उसके बीच में। उसके अलावा संचार माध्यम, इसमें या तो ऑप्टिकल केबल या तो वायरलेस या विशेषीकृत लाइन। इनको हम इसी 9th यूनिट में एक सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के जब टॉपिक पढ़ाएंगे उसमें हम इन सभी चीज़ों को अच्छे से कवर करेंगे। आज हम वेब ब्राउज़र सॉफ्टवेयर इनको अच्छे से देखेंगे। उसके अलावा इंटरनेट सर्विस प्रदाता, इसको भी हम देखेंगे। इसके अलावा हम बात करते हैं जैसे इंटरनेट से जुड़े सभी कंप्यूटर को एक विशेष IP एड्रेस प्रदान किया था जो उस कंप्यूटर की पहचान करता। जैसे हमारे मोबाइल में एक यूनिक नंबर रहता, अगर किसी को हमें कॉन्टैक्ट करना है तो हम पर्टिकुलर नंबर के थ्रू ही एक दूसरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अर्थात हम एक विशेष यूनिक नंबर पर कॉल करेंगे तो विशेष व्यक्ति को ही लगे। इसी प्रकार कंप्यूटरों को भी एक विशेष IP एड्रेस दिया जाता है। जब हम किसी कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर या डिवाइस पर कनेक्ट होते हैं तो ये IP एड्रेस उसकी एक यूनिक ID जो सर्विस प्रोवाइडर के द्वारा दी जाती है उससे कनेक्ट होने में हेल्पफुल मतलब मदद करता है।
उसके बाद हम कुछ अभी प्रोटोकॉल से स्टार्टिंग करते हैं कि इंटरनेट पर प्रयुक्त होने वाला प्रोटोकॉल। तो इससे पहले हम देखते हैं कि आखिर में ये प्रोटोकॉल होता क्या है। प्रोटोकॉल की बात की जाए तो ये नियमों तथा प्रतिमानों का समूह है, सेट ऑफ रूल्स एंड स्टैंडर्ड। अब होता है क्या है, दुनिया के जितने भी कंप्यूटर हैं, ये मोबाइल है, ये डिवाइस, ये सब एक दूसरे से कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली कनेक्ट हैं। अब सब डिवाइस अलग है, सब किसी न किसी अलग अलग लैंग्वेज पे यूज़ कर रहे हैं, कोई अलग अलग सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं, जैसे एंड्रॉयड है, कोई आईफोन है, इस टाइप से सैमसंग का सिम्बियन है, इस टाइप से अलग अलग इसमें सॉफ्टवेयर भी होते हैं। तो सभी के आपस में कनेक्ट होने के लिए एक नियम बना रखे, एक रूल है कि किसी को भी कनेक्ट होना तो इस रूल के फॉलो करके वो एक दूसरे से कनेक्ट हो सकता है। तो इन्हीं रूलों को हम बोलते हैं प्रोटोकॉल। तो जब भी किसी दो नेटवर्क में दो या दो से अधिक कंप्यूटर के बीच सूचनाओं को त्रुटि रहित आदान प्रदान संभव बनाने के लिए दोनों कंप्यूटरों को एक समान नियमों और प्रतिमानों का अनुपालन करना जरूरी होता है। अगर दोनों एक जैसे नियम को मानेंगे, उन दोनों का अनुपालन करेंगे, तभी वो त्रुटि रहित सूचना को आदान प्रदान कर सकते हैं। अब इसमें हम कुछ प्रचलित प्रोटोकॉल देखते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं TCP/IP। इसको हम ट्रांसफर कंट्रोल प्रोटोकॉल या ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल एवं इंटरनेट प्रोटोकॉल कहते हैं। ये दोनों अलग अलग हैं। जैसे TCP की बात की जाए, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, इसमें जैसे हम कोई सपोज इमेज सेंड कर रहे हैं, तो इमेज एक ही बार में पूरी सेंड नहीं होती, उसमें जो डेटा रहता है वो पैकेट के फॉर्म में बांटा जाता। पहले एक इमेज को अलग अलग छोटे छोटे फॉर्म में डाटा को डिवाइड किया जाता। उसके बाद प्रत्येक के जो पैकेट रहते हैं इनको एक TCP/IP एक आईडी प्रोवाइड की जाती है कि उसको किस कंप्यूटर से किसके द्वारा, मतलब किस सेंडर के थ्रू किस रिसीवर के पास जाना है, मतलब अपने गंतव्य के पास जाने के लिए वो आईडी हम इसमें प्रोवाइड कराते हैं। और ये एक साथ, ये तो एक मार्ग से भी जा सकते हैं या अलग अलग रूट के थ्रू भी जा सकते हैं, मतलब ये अपने अलग अलग मार्ग के थ्रू भी ये सेंडर हैं और ये रिसीवर हैं। तो हो सकता है ये जो डेटा है ये अलग अलग रूट के थ्रू जा सकते हैं इसके पास। तो ये TCP/IP डिफाइन करता है। वहीं IP की बात की जाए, इंटरनेट प्रोटोकॉल की, तो यह एक सिस्टम का एक यूनिक एड्रेस होता है और जब ये IP मिलेगा तभी ये पैकेट उसी के पास अलग अलग रूट से भी जा रहा है पर वो जाएंगे सभी एक ही के पास। तो ये डिफाइन करता है TCP/IP। इसके अलावा हम बात करते हैं SMTP, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। जैसा कि ये नाम से इंडिकेट कर रहा है, ये मेल ट्रांसफ़र करने के लिए कार्य किया जाता है। इसके अलावा एक अन्य प्रोटोकॉल है HTTP, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। सामान्यतः वेबसाइट पर हम जितनी भी पेज देखते हैं वो इसी के थ्रू ही कनेक्ट होके हम इसी सर्विस का लाभ लेते हैं। हम जो नेट पर सर्फिंग या वेब ब्राउजिंग जो बोलते हैं वो इसी के थ्रू ही करते हैं। इसके अलावा एक है FTP, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। अब जब कभी मूवी या इमेज या कोई MMS या कुछ भी डेटा को अगर किसी को सेंड करते हो या रिसीव करते हो या डाउनलोड करते हो या अपलोड करते हो, तो वो यह FTP, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल के थ्रू ही होता है। इसके अलावा हम बात करते हैं गोफर भी एक सॉफ्टवेयर प्रोटोकॉल है और यह भी इंटरनेट के द्वारा दूरस्थ कंप्यूटर से डॉक्यूमेंट को खोजने, प्राप्त करने तथा उन्हें प्रदर्शित करने के लिए कार्य करता है। इसके बाद हम बात करते हैं टेलनेट में जो दूरस्थ, जैसे हमने सुना हुआ एक वर्ड टेलीमेडिसिन, इसमें क्या होता है, एक डॉक्टर कंप्यूटर के थ्रू दूरस्थ हजारों किलोमीटर दूर कोई व्यक्ति बैठा, उसको कंप्यूटर के माध्यम से उसका इलाज करता है। तो ये इस टाइप के आपने वर्ड सुना होगा टेलीमेडिसिन, उसी की तरह होता है टेलीनेट। इसमें एक कंप्यूटर से दूरस्थ कोई दूसरा कंप्यूटर है, उसको कैसे कंट्रोल करते हैं, उसमें कैसे गतिविधियाँ करते हैं, वो इसके थ्रू कर सकते हैं टेलीनेट के द्वारा। अब हम बात करते हैं वर्ल्ड वाइड वेब, WWW में प्रयुक्त होने वाली कुछ लैंग्वेज, कुछ भाषाएं। सर्वप्रथम हम देखते हैं HTML, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। यह लैंग्वेज है, यह वेब पेज को तैयार करने के लिए प्रयुक्त सॉफ्टवेयर लैंग्वेज है। इसके अलावा इसकी बात की जाए तो यह हाइपर टेक्स्ट तथा हाइपरलिंक का प्रयोग करता है कनेक्ट करने के लिए। आपने देखा हो अगर कोई वेबसाइट आपने पेज खोला हो तो यहाँ पे अलग अलग कुछ आइकन बने होते हैं, कुछ जो कुछ लिंक रहती है, क्लिकेबल लिंक। जब आप उसको क्लिक करते हो तो आप उसके बाद जैसे ही समझ लो आपने यहाँ पे लॉगिन के लिए करा, आपने यहाँ पे आईडी पासवर्ड डाला, आपने जैसे इंटर मारा तो वो आपकी आईडी ओपन करके रख देता। तो ये हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, इसी के थ्रू ही ये सब गतिविधियाँ पॉसिबल होती हैं। इसके बाद हम देखते हैं हाइपर लिंक। इसमें जैसे हमने ये वेब पेज खोला, ये होम पेज है, अब यहाँ पे अलग अलग जैसे आइकन बने हैं, अब जब भी क्लिक करते हो तो ये किसी हाइपर लिंक के थ्रू ही बना हुआ रहता है। अर्थात सामने तो हमें आइकन दिखता है परंतु जो इंटरनल जो स्ट्रक्चर रहता है उसमें ये हाइपर लिंक
अर्थात इसमें बैक में एक किसी दूसरे वेब पेज का लिंक रहता है। आप जैसे ही इसको क्लिक करोगे तो आपके सामने दूसरा पेज ओपन कर देगा। आपने यहाँ क्लिक करा तो ये जो हाइपर लिंक से कनेक्टेड जो दूसरा पेज रहता है उसके अंदर जो जो इन्फॉर्मेशन रहती है आप उसको एक्सेस कर सकते हो। अगर इसमें भी हाइपर टेक्स्ट या हाइपर लिंक का प्रयोग किया गया तो आप जैसे ही इसको क्लिक करेंगे वो उससे संबंधित अन्य पेज खोलेगा और वहाँ पे आपको डेटा शो कराएगा। तो इस तरह हाइपर लिंक HTML कार्य करते हैं। और हाइपर टेक्स्ट भी उसी तरह का है। इसमें भी विंडो पे कुछ वर्ड या लिखे रहते हैं, आपने अधिकतर देखा हो कि तेज ब्लू वर्ड में कुछ लिखा रहता है, आप जैसे इसको क्लिक करते हैं तो आपको दूसरा वेब पेज प्रदर्शित करता है, तो वो हाइपर टेक्स्ट की मदद से ही होता है। इसमें आप यहाँ पे टेक्स्ट, ग्राफिक्स, चित्र, चलचित्र या किसी अन्य डिवाइस से जुड़ सकते हैं इसके माध्यम से। इसके बाद हम कुछ अन्य लैंग्वेज देखते हैं। एक है XML, इसको बोलते हैं एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज यह भी वेब पेज को तैयार करने के लिए एक प्रयुक्त लैंग्वेज है। और इसमें सबसे मेन इसका जो कार्य है वो डाटा स्टोर करना और उसको स्थानांतरित करना एक कंप्यूटर से दूसरे। आपने व्हाट्सएप के थ्रू एक इमेज को किसी दूसरे व्यक्ति को भेजा, तो जो इमेज है तो वो कैसे जाएगी, वो रहती तो एक डेटा के फॉर्म में, तो उसके लिए इस टाइप की जो लैंग्वेज है उसके थ्रू ये कार्य करता है, एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। तो यह मेन डाटा को ट्रांसफ़र करने के लिए यूज़ किया जाता है। इसके बाद हम कुछ अन्य लैंग्वेज की बात करते हैं। जैसे हम बात करते हैं जावा की। यह एक स्क्रिप्टेड लैंग्वेज है। इसमें कंप्यूटर सॉफ्टवेयर जो इंजीनियर रहता है उसके द्वारा एक कोड जनरेट किया जाता है, पूरी प्रोग्रामिंग होती है, वो बनाई जाती है। उसके बाद इस प्रोग्रामिंग को रन किया जाता है। इसमें अलग अलग टास्क रहता है, आप जिस टास्क को सिलेक्ट करोगे उसके थ्रू वो कार्य को परफॉर्म करता है। तो इस तरह एक स्क्रिप्टेड लैंग्वेज है। और इसकी स्थापना की बात की जाए तो ये सन माइक्रोसिस्टम इसके द्वारा जावा लैंग्वेज का डेवलपमेंट किया गया था। इसके अलावा एक लैंग्वेज है PHP। इसका अगर फुल फॉर्म की बात की जाए तो इसका फुल फॉर्म है हाइपर टेक्स्ट प्री प्रोसेसर। ये भी वेब पेज को बनाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण लैंग्वेज है। आपने जो फेसबुक या अधिकतर कोई साइट देखी हुई तो वो PHP पर ही बनी हुई है। फेसबुक तो इम्पोर्टेंट है, ये PHP पे लैंग्वेज पे ही वर्क करता है। इसके अलावा कुछ हम अन्य लैंग्वेज की बात करते हैं जैसे C++, उसके बाद पर्ल, एक पाइथन, ये भी अभी बहुत फिलहाल में मतलब प्रचलित है अभी वेबसाइट डेवलपमेंट करने के लिए। इसके बाद हम बात करते हैं डोमेन नेम सिस्टम की। डोमेन नेम सिस्टम से समझने के पहले हम देखते हैं कि आखिर इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है। आपको पता है कोई भी कंप्यूटर है वो वर्क करता है बाइनरी लैंग्वेज पे। अगर बाइनरी लैंग्वेज की बात की जाए तो 1 और 0 अर्थात 2 डिजिट में ही वर्क करता है। इसमें होता क्या, समझ लो एक IC है, उसमें हर डिवाइस आपस में इंटरकनेक्टेड होती है और इसमें बहुत सारे ट्रांजिस्टर रहते हैं। हम जब इसमें इलेक्ट्रॉनिक की पढ़ेंगे 9th यूनिट का, उसमें बहुत अच्छे से देखेंगे कि ये कैसे वर्क करता है IC, हर चीज़ों को बहुत डीप में पढ़ाएंगे उसमें। तो इसमें होता है कि जैसे ट्रांजिस्टर, हर ट्रांजिस्टर का काम रहता है ऑन और ऑफ। अगर उसमें 1 का सिग्नल आता है तो ये ऑन रहेगा, जैसे 0 का आता है तो ये ऑफ आ जाता है। तो इस तरह ये बाइनरी सिस्टम वर्क करता है कंप्यूटर में। तो कंप्यूटर तो ये वर्क करेगा, हम अच्छे से जान चुके हैं कि बाइनरी लैंग्वेज में वर्क करता है। तो बाइनरी लैंग्वेज अर्थात 0 और 1। अगर हमें किसी साइट को खोलना है, सपोज हम फेसबुक को खोलते हैं, अगर हमें फेसबुक भी खोलना है तो फेसबुक के लिए हमें अगर 0-1 के फॉर्म में देखेंगे तो हमें बहुत बड़ा कोड डालना पड़ा। इस फॉर्म में इसका कुछ लंबा कोड बन सकता है और ये याद रखना पॉसिबल ही नहीं। तो इसके लिए नई डोमेन नेम सिस्टम डेवलप किया गया है। इसमें होता क्या है, पहले सबसे हम बेसिक से समझते हैं। जैसे प्रत्येक कंप्यूटर को एक दूसरे से कनेक्ट होने के लिए एक विशेष एड्रेस की ज़रूरत होती है और उसको हम बोलते हैं IP एड्रेस। और उसी के द्वारा कंप्यूटर आपस में इंटरकनेक्ट होते हैं और डाटा का संचार करते हैं। और इंटरनेट से जुड़े प्रत्येक कंप्यूटर या उपकरण को सर्वर द्वारा एक विशेष अंकी पता, जिसे हम बोलते हैं IP एड्रेस, इसके थ्रू ही कनेक्ट होते हैं। और ये हम अभी बात करते हैं जैसे केवल बाइनरी अंकों को ही पहचान सकता है कंप्यूटर सिस्टम। जो कंप्यूटर सिस्टम है जो वर्क करता है वो सिर्फ बाइनरी वर्क पे ही करता है। तो किसी वेब ब्राउज़र पे जब किसी वेबसाइट का डोमेन नेम, तो मतलब हम बात करते हैं www.google.com, ये डोमेन नेम हो गया। जब हम इसको टाइप करते हैं तो डोमेन नेम को जो वेब ब्राउज़र है उसको अंकीय पता IP एड्रेस में बदल देता है। तो हमें ऐसे 1011 ऐसा ये हज़ारों डिजिट का वर्ड रहता। तो हमको इसके याद करने की जगह सिर्फ मात्र ये कुछ वर्ड की नाम है www.google, इसको याद करके मतलब इसकी सहायता से हम इजीली कनेक्ट हो सकते हैं। तो इसको सरल और आसानी से कार्य करने के लिए हमने डोमेन नेम सिस्टम का प्रयोग करते हैं।
उसके अलावा बात करते हैं डोमेन नेम सिस्टम। ये संख्याओं से बना एक आईपी एड्रेस होता है और यह शब्दों से बने डोमेन नेम में बदल देता है। हम आगे जब ब्राउज़र पढ़ेंगे तो बहुत अच्छे से देखेंगे कि ब्राउज़र का कार्य यही होता है। हम जब डोमेन नेम समझ लो, ये जो www.google.com, इसको हम जैसे ही यहाँ पे टाइप करेंगे तो ब्राउज़र क्या करेगा, इसको आईपी एड्रेस में बदल देगा, उसको 10 बाइनरी कोड में बदल देता है। तो ये इसको सर्वर अच्छे से समझ सकता है और डोमेन नेम को इंसान मनुष्य इसको ईजी समझ सकता है। तो दोनों को इंटरनेट कनेक्ट करने के लिए डोमेन नेम सिस्टम का हम यूज़ करते हैं और यह सब चेंजेस वेब ब्राउज़र पे होता है। तो हम वेब ब्राउज़र में इसकी बात करेंगे। अब वेब डोमेन नेम सिस्टम से संबंधित हम कुछ प्रोटोकॉल देख लेते हैं। जैसे हम बात करते हैं जैसे मोबाइल नंबर। अभी हम देखते थे कि अभी तक 10 नंबर के ही मोबाइल नंबर डिजिट आ रहे थे, परंतु इतने यूज़र बढ़ जाने के कारण यह पॉसिबल नहीं कि हम आगे भी 10 नंबर तक के ही मोबाइल नंबर रख सकते हैं। तो अभी आपने सुना होगा 11 नंबर के भी डिजिट क्या आ चुके हैं। इसी तरह इंटरनेट प्रोटोकॉल में भी यही हुआ, कंप्यूटर की संख्या बढ़ चुकी है तो अभी जो आईपी एड्रेस है इसका स्वरूप बदला गया है। पहले IPv4 आता था, अब IPv6 इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4। अब इसकी हम बात की जाए तो ये 0 से 255 तक अंकों के 4 समूह। इसमें क्या होता है, 4 समूह रहते हैं, जैसे ये 1 2 3 4 और ये आपस में 3 डॉट के थ्रू कनेक्ट है बिंदु के द्वारा। तो ये प्रोटोकॉल, ये आईपी एड्रेस है। और ये जो होता है 32 बिट का होता है, 4 बाइट। आपको पता होगा एक बाइट में 8 बिट होते हैं, तो इस तरह 4 बीट में 32 बीट ये हो जाएंगे। उसके अलावा हम इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन IPv6 की बात की है तो ये 128 बीट का नंबर का प्रयोग होता है और इसके अंदर हेक्साडेसिमल अंकों को भी यूज़ किया जाता है। इसमें अल्फ़ाबेटिक वर्ड भी यूज़ कर रहे हैं, आप देख सकते हैं जैसे AAC इस टाइप का। और यह एक इस तरह से 8 समूह में डिवाइड होता है जिसमें 4 वर्ड यूज़ किए जाते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं URL की, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ये डोमेन नेम ही होता है। आप पर्टिकुलर किसी साइट पे जाते हैं तो आप नॉर्मली, अभी तो बहुत ये जो ब्राउज़र है बहुत एडवांस स्टेज पे, नहीं तो आप अगर पहले यूज़ करते तो आपको www.google इस तरह आपको पूरी साइट का नाम डालना पड़ता था, उसके बाद ही यह सर्वर इसकी पहचान कर सकता था। तो इसी तरह ये जो यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर है ये किसी साइट का एक कंप्लीट एड्रेस है। इसी के द्वारा ही जैसे हम बात करते हैं किसी वेबसाइट या वेब पेज का एक विशेषीकृत पता उस वेबसाइट या वेब पेज का URL किया जाता है। अगर आप इसको क्लिक करेंगे तो पर्टिकुलर विशेषीकृत मतलब अर्थात यही पेज खुल के आएगा सामने। उसके बाद की जाए तो URL से संबंधित कुछ अन्य तथ्य, जैसे URL में डोमेन नेम शामिल किया जाता है। इसमें शब्द, अंक या विराम चिन्ह मतलब अल्फा न्यूमेरिकल जितने भी वर्ड होते हैं उन सबका यूज़ करते हैं। उसके बाद वेबसाइट में प्रत्येक वेब पेज का अपना एक URL होता है और जिसे टाइप कर सीधे उस वेब पेज तक पहुंचा जा सकता है। मतलब हमने किसी वेबसाइट का होम पेज खोला है, यहाँ पे हमें बहुत सारी अलग अलग आइकॉन दिख रही है, तो जितने भी ये आइकॉन है इनका एक विशेष URL होगा, मतलब एक यूनिक पता होगा इनका। जब हम इसको क्लिक करेंगे तो वो उसी को ही ओपन करके देगा, तो इसे हम URL कहते हैं। जैसे गूगल का ये इसका कंप्लीट URL है। अब सामान्यतः ब्राउज़र पर तो गूगल लिख दोगे तो ओपन हो जाता, परंतु पहले ब्राउज़र इतने एडवांस नहीं होते थे। आपको अगर साइट खोलना है तो आपको पूरा प्रोटोकॉल और ये डोमेन नेम ये पूरा टाइप करना पड़ता था। उसके बाद हम URL में देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें रहती हैं। जैसे सबसे पहले देखते हैं HTTP, ये एक ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल का नाम है। उसके बाद इसमें बीच में ये जो कनेक्ट होता है ये कॉलन और स्लेश इससे कनेक्ट रहता है। इसके अलावा हम बात की जाए तो ये डोमेन नेम, अभी 2019 की प्री में ये क्वेश्चन सीधा आया था कि ये उसमें वहाँ पे एक URL दिया गया था और इसमें सीधा पूछा गया था कि इसमें डोमेन नेम क्या है, तो ये डोमेन नेम कहलाता है। ये साइट का विशेष एड्रेस होता है। उसके बाद हम वेब पेज के पहुंचने के लिए इसमें जो डायरेक्टरी पाथ ये होता है, इसके थ्रू डायरेक्ट गूगल की जो वेब पेज की डायरेक्टरी उसको एक्सेस करने के लिए इसका यूज़ होता है। और इसके अलावा फाइल नेम, ये फाइल जहाँ पे हम जिसको ओपन करना चाह रहे हैं, तो इस तरह से कंप्लीट URL बनता है। इसके बाद हम बात करते हैं टॉप लेवल डोमेन की। अब कभी भी साइट देखते हो, अगर गवर्नमेंट की साइट खोलते हो जैसे MPPSC.government.com इस तरह से आपको साइट दिखती होगी, तो ये गवर्नमेंट की ऑफिशियल साइट है। तो ये जो डोमेन है ये सिर्फ संस्थाओं या पर्टिकुलर उससे संबंधित व्यक्ति या संस्था को ही दिया जाता है। हर कोई व्यक्ति ये टॉप लेवल डोमेन को यूज़ नहीं कर सकता। आपने
बहुत बार साइटें देखी हुई, जैसे नॉर्मली हम जो यूज़ करते हैं वो कमर्शियल साइट यूज़ करते हैं, उसमें अधिकतर आपको लास्ट में या तो .com मिलेगा, और ज़्यादा से ज़्यादा अगर ऑफिस साइट खोलते हैं तो .org आपको मिलेगा। और अगर आप सरकारी गवर्नमेंट वेबसाइट खोलेंगे तो आपको वहाँ पे लास्ट में .gov गवर्नमेंट ये मिल सकता है। तो हम यहाँ पे देखते हैं कुछ टॉप लेवल डोमेन के जो एग्जांपल हैं। जैसे एजुकेशनल की बात की जाए तो इसमें edu, कमर्शियल की बात की जाए तो यहाँ पे .com मिलेगा आपको, वही ऑर्गेनाइजेशन की बात की जाए तो .org, वही सरकारी बात की जाए जो गवर्नमेंटल तो उसमें .gov, और सैन्य संगठन वो .military.mil ये यूज़ करते हैं। इसके अलावा सामान्यतः एक नेटवर्क के लिए .net, इंटरनेशनल साइट हो अंतर्राष्ट्रीय तो उसमें .int, वही कोई कंपनी है तो .co मतलब कंपनी के लिए, जैसे हम अमेज़न की साइट खोलते हैं तो amazon.co.in, इसमें प्राइवेट कमर्शियल साइट है कंपनी, और ये जो टॉप लेवल डोमेन है वो यहाँ इंडिकेट करता है। और ये जो सिर्फ इंडिया के लिए अर्थात कंट्री कोड टॉप लेवल डोमेन, अगर भारत में साइट यूज़ हो रही है तो हम वहाँ पे कंट्री नेम डोमेन भी यूज़ करते हैं तो .in के तरह ये इसको कनेक्ट करता है। इसके अलावा .info सूचना प्रदान करने के लिए। अब हम बात करते हैं वेब ब्राउज़र की। इंटरनेट पे हम जितनी भी साइटें कुछ भी हम यूज़ करते हैं, मतलब हम सर्फिंग कर रहे हैं या वेब से किसी चीज़ को निकाल रहे हैं, तो हम सब चीज़ें वो वेब ब्राउज़र के थ्रू ही कर सकते हैं। क्योंकि हमने इससे पहले देखा है कि जो सर्वर है वो कंप्यूटर से कनेक्ट होकर सिर्फ मशीन लैंग्वेज को ही समझ सकता है, और मशीन लैंग्वेज में हमें पता है 10 बाइनरी कोड को ही समझता है। और हम जो ब्राउज़र में हम जो इनपुट देते हैं वो एक डोमेन नेम या अल्फ़ाबेटिक वर्ड यूज़ करते हैं। तो ब्राउज़र क्या करता है, इन वर्ड या अल्फ़ाबेटिक जो डोमेन नेम है इनको मशीन लैंग्वेज में चेंज कर देता है जो सर्वर इसको समझ सकें। इस तरह वो एक मनुष्य को और सर्वर को, इन दोनों को समझने वाली जो चीज़ें, मतलब जो समझने वाला जो प्लेटफॉर्म है, अर्थात एक दूसरे से कैसे इंटरकनेक्ट होंगे, उसके लिए एक प्लेटफॉर्म उपलब्ध होता है वेब ब्राउज़र के थ्रू। अब इसकी बात की जाए वेब ब्राउज़र, तो ये इंटरनेट पे वर्ल्ड वाइड वेब का प्रयोग वेब ब्राउज़र के सॉफ्टवेयर के थ्रू किया जाता है। ये वेब ब्राउज़र एक एप्लीकेशन प्रोग्राम है, ये एप्लीकेशन प्रोग्राम में आता है, और वर्ल्ड वाइड वेब पर स्थित जितने भी हाइपर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट इसको उपयोगकर्ता के लिए उपलब्ध कराता है। अब किसी साइट का वेब पेज खोला, हमें पता है सब वहाँ पे हाइपर लिंक या हाइपर टेक्स्ट रहता है, तो वेब ब्राउज़र के थ्रू ही हम इस पर क्लिक करेंगे और इसी की जो डेटा है, डॉक्यूमेंट है, वो सब चीज़ें उपयोगकर्ता को उपलब्ध कराने का कार्य करता है वेब ब्राउज़र। इसकी बात की जाए तो ये सॉफ्टवेयर उसमें जो प्रोटोकॉल है, जैसे हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, उस पर कार्य करता है, और वेब ब्राउज़र का प्रयोग कर वर्ल्ड वाइड वेब पर वेब पेज को देखना है, जिसे हम ब्राउजिंग या सर्फिंग कहते हैं। सर्वप्रथम वेब ब्राउज़र की बात की है, जो पहला वेब ब्राउज़र उसका विकास टिम बर्नर्स-ली, इन्होंने WW वर्ल्ड वाइड वेब इसका भी विकास किया। वही जो पहला वेब ब्राउज़र है वो टिम बर्नर्स-ली के द्वारा 1991 में किया गया था। वहीं पहला व्यावसायिक ब्राउज़र वो था मोज़ेक, यह इमेज फॉर्म में था। अगर हम कहीं देखेंगे अगर ग्राफिकल फॉर्म में पहला ब्राउज़र, तो उसमें भी उसका नाम मोज़ेक आता है, और व्यावसायिक रूप में कमर्शियल जो हम यूज़ करते हैं उसमें भी यह मोज़ेक सर्वप्रथम था 1993 में। इसके बाद हम बात करते हैं कुछ प्रमुख ब्राउज़र की। सबसे प्रचलित गूगल क्रोम, जो 90% अनकमर्शियल जो सामान्य लोग यूज़ करते हैं वो गूगल क्रोम ही यूज़ करते हैं। इसकी स्थापना की बात की जाए तो 2008 में इसका विकास हुआ था गूगल कंपनी के द्वारा। इसके अलावा एक माइक्रोसॉफ्ट का ब्राउज़र है इंटरनेट एक्सप्लोरर, इसकी स्थापना की बात की जाए 1995 में इसका विकास किया गया था। इसके अलावा माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन के द्वारा एक एड्ज नाम से भी ब्राउज़र था, अभी वर्तमान में यह बहुत प्रचलित में एड्ज, ये भी ब्राउज़र है। इसके अलावा एक मोजिला फायरफॉक्स, ये विंडो, लाइनक्स और मैकिन्टोश इन ऑपरेटिंग सिस्टम पे वर्क करता है। ये ओपन सोर्स एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ओपन सोर्स एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। इसका मतलब है कि इसके जो कोड है, अर्थात इसमें बनाने में जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज़ किया है वो ओपनली इंटरनेट पे अवेलेबल है। अगर आपने किसी ने कोई कंपनी ओपन करी या किसी संस्था में, और आपको अगर किसी ब्राउज़र की ज़रूरत है, तो आप ओपन सोर्स इसकी प्रोग्रामिंग का प्रयोग कर इसमें फेरबदल कर सकते हैं और अपनी कंपनी संस्था के अकॉर्डिंग इसमें चेंजेस करके इसका यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा हम एक अन्य ब्राउज़र की बात करते हैं, सफारी। ये एप्पल आई कॉर्पोरेशन द्वारा 2007 में इसको विकास किया गया था, और ये एप्पल का जो सॉफ्टवेयर है मैकिन्टोश, आपने सुना होगा एप्पल का iMac सीरीज से आता है, तो ये मैकिन्टोश ऑपरेटिंग सिस्टम में कार्य करता है। उसके अलावा एक अन्य ब्राउज़र है ओपेरा, ये भी 1995 से प्रचलित है। अब हम बात करते हैं सर्च इंजन की।
सर्च इंजन में होता क्या है, कंप्यूटर पे अरबों असंख्य संख्या में डेटा है उपलब्ध है, और हमको कोई वांछित सूचना पर्टिकुलर, हमें समझ लो कोई टास्क है, कोई गवर्नमेंट साइट ओपन करना, तो ये अरबों करोड़ों में से हमें सिर्फ इसको कैसे खोजना है, तो ये हम सर्च इंजन के माध्यम से इसको खोज सकते हैं। और सर्च इंजन है, इसकी बात की जाए तो सर्च इंजन एक वेब पर स्थित एक वेब पेज की सूची का बना कर रखता है। जब वेब पेज के टाइटल या उसके मुख्य शब्द कीवर्ड वेब पेज पर स्थित किसी शब्द या समूह को हम उस पर डालते हैं, तो उसके आधार पर उसको खोज के लाना। समझ लो आपने टाइप किया MPPSC रिजल्ट, तो अपने जो वेब सूची या टाइटल जो इसमें गूगल वेब पेज पे जो बना है उसमें वो सर्च करेगा सबसे पहले MPPSC। इससे संबंधित जितने भी रिजल्ट आते हैं उसके अंदर उसके बाद वो सेकंड टास्क परफॉर्म करेगा रिजल्ट। इस तरह वो किसी मुख्य टाइटल या शब्दों को कनेक्ट कर करके हमें जो वांछित फाइनल रिजल्ट लाना होता है वो आपको डिस्प्ले पे शो करा देता है। अब हम देखते हैं कि सर्च इंजन के कुछ प्रकार भी हैं, जैसे इसमें हम क्रॉलर, डायरेक्टरी, इसके अलावा भी 2 वेब पेज जैसे हाइब्रिड और मेटा सर्च इंजन, इनकी बात करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि क्रॉलर आधारित जो सर्च इंजन है वो कैसे कार्य करता है। तो इसमें क्या, नई सामग्री, डेटाबेस, इसको अपडेट करने वाला फंक्शन इसमें होता है। जैसे गूगल, बिंग, याहू, अगर आपने कोई वेबसाइट बनाई है, आपके नाम की वेबसाइट, मतलब हमारे हम प्लेटफॉर्म की बात करते हैं www.mppscjunction.com, अगर हम ये वेबसाइट बनाते हैं तो ये क्रॉलर आधारित जो सर्च इंजन है उसकी डेटा में ऑटोमेटिक इसको अपडेट कर लेगा। अब कभी भी अगर इस टाइप से डोमेन आपने सर्च करा तो आपको ये सीधा रिजल्ट शो करा देगा। तो ये क्रॉलर आधारित सर्च इंजन में इस टाइप के अपडेशन होता रहता, मतलब इसमें नई सामग्री और डेटाबेस अपडेट होता रहता है। वहीं डायरेक्टरी, इसकी बात की जाए निर्देशिका, इसमें होता क्या है, इसमें फिक्स जो वेबसाइट है उनकी लिंक एक दूसरे से कनेक्ट इसमें शो कराई जाती हैं। अब और एक इसमें एक छोटा सर्च ब्राउज़र होता है, उस सर्च ब्राउज़र के थ्रू इन लिंक जो इसमें से पहले से इंस्टॉल है, जो पहले से अपडेट करके रखी हुई फिक्स, अब उन्हीं को एक्सेस कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें कोई भी नया अपडेटेशन नहीं होता। और ये कार्य याहू, डायरेक्टरी और डिमोस इस टाइप के उदाहरण हैं सर्च इंजन के। उसके बाद हम बात करते हैं हाइब्रिड की। तो इसमें जो क्रॉलर का फंक्शन है, मतलब इसमें नई साइटें ऐड हो जाती है ऑटोमेटिक अपडेशन का, वो फंक्शन तो होते ही। साथ में जो डायरेक्टरी है, अर्थात जो फिक्स से जो इसमें पहले से हैं वो तो आपको शो कराएगा, और जो अपडेट है वो भी आपको इसमें ऐड होते जाएंगे। तो इस तरह का हम देख सकते हैं यह ऑप्शन गूगल और याहू में है। तो गूगल और याहू ये किस टाइप का उदाहरण है, हाइब्रिड सर्च इंजन का। इसके बाद एक आता है मेटा सर्च इंजन। यह ऐसा सर्च इंजन है जो किसी अन्य सर्च इंजन से डेटा लेकर रिजल्ट देता है। समझ लो एक आस्क करके सर्च इंजन, आपने यहाँ पे आस्क में कुछ भी चीज़ सर्च करें तो ये इसका खुद का डेटाबेस नहीं होता है, ये किसका डेटाबेस यूज़ करता है, गूगल का। तो सबसे पहले आपने कुछ भी चीज़ें डाली, इनपुट करा, तो आप वो आस्क जो सर्च इंजन के प्लेटफॉर्म पे डालोगे, ये गूगल के प्लेटफॉर्म को यूज़ करके आपको रिजल्ट शो कराएगा। तो ये इनडायरेक्टली किसी अन्य सर्च इंजन का प्रयोग करता है। अब इसके उदाहरण की बात की जाए तो डॉग पाइल और मेटा क्रॉलर, ये मेटा सर्च इंजन के उदाहरण है। अब हम सर्च इंजन से संबंधित कुछ फैक्ट देख लेते हैं। जैसे पहला वेब सर्च इंजन है, उसका नाम था एलीवेब, ALIWEB। इन सभी का यह शॉर्ट फॉर्म है आर्ची लाइक इंडेक्सिंग फॉर द वेब। ये दुनिया का पहला वेब माना जाता है एलीवेब, और कहीं कहीं उसको शॉर्ट फॉर्म में आर्ची भी बोलते हैं। अगर आपको कहीं अगर पूछा कि फर्स्ट वेब सर्च इंजन कौन सा है, अगर ऑप्शन में एलीवेब है तो आप उसको सिलेक्ट करिएगा। अगर इसके बाद अगर आर्ची भी है, अगर फर्स्ट प्रायोरिटी तो हमारी एलीवेब की होगी, अगर एलीवेब नहीं मिलता तो आर्ची हमारा ऑप्शन रहेगा। तो इसकी स्थापना की बात की जाए तो मई 1994 में। इसके अलावा एक सबसे हमारा जो महत्वपूर्ण गूगल सर्च इंजन, जिसको सामान्य सभी यूज़ करते हैं, इसकी स्थापना की बात की जाए तो 1997 में लेरी पेज और सर्जी ब्रेन के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। इसके अलावा एक अन्य सर्च इंजन है बिंग। 2019 की प्री में ये क्वेश्चन पूछा गया था सीधे कि बिंग क्या है, तो बिंग का सीधा सा आंसर था कि ये सर्च इंजन है, और वो किसका है, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का। तो उसमें क्वेश्चन पूछा गया था बिंग सर्च इंजन का विकास किसके द्वारा किया गया, तो किया गया था माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा। स्थापना की बात की जाए तो स्टीव बॉलमर। इसके अलावा एक अन्य सर्च इंजन की बात करते हैं याहू। इसकी स्थापना की बात की जाए तो 1994 में, और ये जेरी योंग और डेविड फिलो इसके द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। इसके अलावा एक अन्य सर्च इंजन है यांडेक्स, ये रूस का अपना सर्च इंजन है। स्थापना की बात की जाए तो 1997 में, और इसके संस्थापक थे अर्काडी बोरकोवस्की। इसके अलावा हम कुछ अन्य सर्च इंजन देखते हैं, जैसे आस्क हो गया,
AOL हो गया, बाइडू जो कि चाइना का है, डक डक गो ये भी चाइना का है, उसके अलावा वोल्फ्रॉम अल्फ़ा और डॉगपिल, ये कुछ महत्वपूर्ण सर्च इंजन है। और इसमें सबसे अहम है कि सबसे पहला अलीवेब, अगर ये ऑप्शन नहीं मिलता तो आर्ची। इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं सोशल नेटवर्किंग साइट। ये हमारे इसी टॉपिक का दूसरा सब टॉपिक है, सोशल नेटवर्किंग साइट। अब हम सोशल नेटवर्किंग की बात करते हैं कि आखिर में होता है क्या, तो हम इसकी पहले परिभाषा देख लेते हैं। सोशल नेटवर्किंग साइट द्वारा कंप्यूटर तथा इंटरनेट के माध्यम से दुनिया भर में कहीं भी स्थित लोगों से संपर्क स्थापित कर सकते हैं, उनके विचार जान सकते हैं तथा अपने विचार कार्यकलापों से उनको अवगत करा सकते हैं। अर्थात एक डिजिटल समाज है, एक समाज वो भी कैसा डिजिटल। पहले लोग फिजिकली एक दूसरे से मिलते थे, उनकी बारे में जानते थे, परंतु आजकल क्या है, ये वेबसाइट के माध्यम से आपको एक प्लेटफॉर्म मिल गया। अब दुनिया में किसी भी कोने में कोई व्यक्ति है, आपको इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से वो आपके कार्यों के द्वारा पहचान सकता है। तो ये आधुनिक युग का संदेशवाहक माना जाता है सोशल नेटवर्किंग। यहाँ आप अपने विचार रख सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी आप यहाँ पे देख सकते हैं, दूसरे लोगों से संबंधित कुछ भी। अब हम देखते हैं कुछ सोशल नेटवर्क साइट के उदाहरण, इनको हम आगे बहुत अच्छे डीप में पढ़ने वाले हैं। जैसे इंस्टाग्राम है, लिंक्डइन है, माई स्पेस, ऑरकुट, ट्विटर है, यूट्यूब है, वेबो, क्लासमेट्स, फेसबुक, फ्रेंडस्टर और गूगल प्लस। ये कुछ सोशल नेटवर्किंग साइट है, इन्हें आगे बहुत अच्छे से देखने वाले हैं। अब सबसे पहले बात की जाए सोशल नेटवर्किंग साइट में, उसमें सबसे बड़ी जो सोशल नेटवर्किंग साइट है वो है फेसबुक। इसकी स्थापना की बात की जाए तो 2004 में मार्क जुकरबर्ग के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। और इसकी मुख्यालय की बात की जाए तो एक कैलिफोर्निया में इसका मुख्यालय है और ये अमेरिका बेस्ड कंपनी है। इसके बाद हम बात करते हैं ट्विटर। आजकल जितने भी प्रोटेस्ट जो आंदोलन है वो ज़मीनी स्तर से ज़्यादा ये डिजिटल ट्विटर प्लेटफॉर्म पे हम देखते हैं। इसकी स्थापना की बात की जाए तो अभी जो वर्तमान इसके CEO है वो जैक डॉर्सी है, तो इस स्थापना में ये भी रह चुके हैं। इसके अलावा भी 3 अन्य व्यक्ति हैं। जैक डॉर्सी ये तो चर्चा में रहते ही हैं, जब ट्विटर का नाम आता है तो इनका नाम आप सुनते ही होंगे। इसके अलावा इनकी कुछ स्थापना में कुछ अन्य व्यक्ति जैसे नोग्लास, बीच स्टोन, एवन विलियम्स। और इसकी स्थापना की बात की है 2006 में ट्विटर की स्थापना की गई थी। ये एक माइक्रो ब्लॉगिंग साइट है। इसमें क्या होता है, अब 140 कैरेक्टर के 140 वर्ड का कुछ भी मैसेज इसमें आप डाल सकते हैं। इसमें ट्विटर में क्या होता है, आप अपने विचार कुछ भी अपने मुद्दे इसमें 140 वर्ड की लिमिट रहती है, इसमें आप डाल सकते हैं। और इसमें जो फॉलोइंग इसमें आप फॉलो कर जिसको भी करते हो उससे आप उसकी डेटा तो देख सकते हो। अगर आपको किसी ने फॉलो करा तो आप जो भी अपने विचार रखते हो वो पूरी दुनिया में जिसने आपको फॉलो करके रखा वो इजीली आपकी विचार देख सकता है इसके थ्रू। मुख्यालय की बात की जाए तो कैलिफोर्निया अमेरिका में। इसके बाद हम बात करते हैं यूट्यूब। इसकी स्थापना चार्ट ही स्टीव चेन और जावेद करीम ने की थी 2005 में। और ये गूगल कंपनी के द्वारा संचालित है वर्तमान में। 2005 में इसकी स्थापना इन्होंने 3 व्यक्तियों के द्वारा की गई थी, परंतु 2006 में इसके अधिकतम जो शेयर है वो गूगल के द्वारा खरीद लिए गए थे। तो वर्तमान में जो इसके ओनर है वो गूगल है। ये वीडियो शेयरिंग वेबसाइट है। इसके बाद की जाए इंस्टाग्राम की, और यह स्थापना केविन सिस्ट्रॉम और माइक क्राइगर इनके द्वारा 2010 में की गई थी, परंतु 2012 में इसको फेसबुक ने खरीद लिया था। और ये फेसबुक की पेरेंट कंपनी है इंस्टाग्राम, और इसका मुख्यालय भी कैलिफोर्निया अमेरिका में। इसके बाद हम बात करते हैं लिंक्डइन। ये इन सभी सोशल साइट्स से पुरानी है। दिसंबर 2002 में इसकी स्थापना हो चुकी थी। ये एक प्रोफेशनल सोशल साइट है। इसमें आप अगर किसी प्राइवेट कंपनी में हो और आप किसी पर्टिकुलर समझ लो आप सॉफ्टवेयर से संबंधित इंजीनियर हो या वर्क करते हैं, तो इसमें क्या होता है, आपकी जो चॉइस के हिसाब से आपको इस टाइप से प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराएगा कि आप अपने जो प्रोफेशन है समझ लो सॉफ्टवेयर, इससे संबंधित आप अन्य व्यक्तियों से जुड़ सकते हैं। वहाँ पे कुछ भी नया रिसर्च हो रहा है इससे संबंधित, सॉफ्टवेयर से संबंधित, तो वहाँ पे ये चीज़ें अपडेट होती रहती हैं। तो ये प्रोफेशनल के लिए बहुत बढ़िया साइट है लिंक्डइन। इसकी स्थापना की बात की है तो 2002 में, और ये किसने की थी, तो रेड हॉपमैन, एलन ब्लू और कॉस्टेटिन ग्वेरिन इसके द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। मुख्यालय की बात की जाए तो माउंटेन व्यू कैलिफोर्निया जो कि अमेरिका में, वहाँ पे इसकी स्थापना इसका मुख्यालय है। अब हम बात करते हैं गूगल प्लस की। वर्तमान में अभी
2019 में इसको बंद कर दिया गया, क्योंकि इतना पॉपुलर नहीं था और सिक्योरिटी कुछ रीज़न के कारण इसको आखिरकार 2019 में बंद कर दिया। परंतु इसकी स्थापना की बात की जाए तो दिसंबर 2011 में स्थापना की गई थी, और ये गूगल के जो स्थापना वाले लेरी पेज और सर्गे ब्रिन के दौरान की स्थापना की गई थी। मुख्यालय माउंटेन व्यू कैलिफोर्निया में। इसके बाद हम बात करते हैं व्हाट्सअप, सबसे बड़ी चैट, अभी आज की डेट में सबसे बड़ा चैट प्लेटफॉर्म। इसकी स्थापना जेन कुम और ब्रायन एक्टन के द्वारा की गई थी वर्ष 2009 में, परंतु 2014 में 2014 में इसको फेसबुक ने परचेज कर लिया था, और ये वर्तमान में फेसबुक के अंडर में आता है व्हाट्सअप। और जो इसके संस्थापक थे ब्रायन एक्टन, इन्होंने 2014 में एक सिग्नल नाम से, ये व्हाट्सअप की तरह ही वर्क करता है, चैटिंग ऐप है सिग्नल। अभी ये बहुत पॉपुलर है और अभी चर्चा में भी रहा है। अभी आपने देखा होगा कि व्हाट्सअप की कुछ पॉलिसी चेंज हुई है। इसमें मतलब उन्होंने 2 शर्तें रखी, या तो आप इसकी पॉलिसी को माने या आप इसका अकाउंट इतनी तारीख को आपको ऑटोमेटिक डिलीट हो जाएगा। तो इस टाइप की इन्होंने अपनी मनमानी करी, तो इसके लिए इसमें बहुत प्रोटेस्ट भी हुआ था इसके खिलाफ। तो ये सिग्नल अभी वर्तमान में प्रचलित है, इसके सिमिलर ऐप ही उसके थ्रू उसकी जैसी। तो इसकी स्थापना की बात की जाए तो ब्रायन एक्टन ने, और यह अमेरिकन फाउंडेशन सिग्नल के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। कब? 2014 में। इसका मुख्यालय सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में। इसके बाद हम बात करते हैं भारत का ट्विटर, और वो है कू ऐप। इसको भारतीय ट्विटर भी बोलते हैं, क्योंकि भारतीय माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म है। और इसके मुख्य तथ्य की बात की जाए तो ये 4 भारतीय भाषाओं में कार्य करता है। हम ट्विटर देखते हैं तो वो आपको इंग्लिश में ही दिखेगा, परंतु जो हमारा ये भारतीय पे कू, ये देश का पहला भाषा आधारित प्लेटफॉर्म है जिसमें 4 भारतीय भाषाओं में कार्य किया जाता है, और ये माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म है। हम ट्विटर में देखते थे कि 140 कैरेक्टर की हमें लिमिट रहती थी, मतलब हम 140 वर्ड ही इसमें यूज़ कर सकते हैं। इसमें इसकी लिमिट शायद ज़्यादा, शायद 180 है। आप इसको एक बार क्रॉस चेक कर लेना। इसके अलावा हम बात करते हैं हाइक। यह भारतीय मैसेंजर साइट थी, परंतु इसे भी अभी जनवरी 2021 में, ये भी करंट का ही अपडेट है, जनवरी 2021 में हाइक मैसेजिंग ऐप को बंद कर दिया गया। और यह भारतीय व्यक्ति केविन भारती मित्तल, इनके द्वारा इसकी हाइक की स्थापना की गई थी। और कब की गई थी? 2012 में, दिसंबर 2012 में। इसके अलावा एक अन्य सोशल नेटवर्किंग साइट ऑर्कुट, इसकी स्थापना आर्कुट बुयुकाटेन, इन्हीं के नाम पे आर्कुट नाम से थी। ये 2004 में इसकी स्थापना की गई थी, और 2014 के पूर्व में तक ये बहुत प्रचलित में था, परंतु फेसबुक और इसके बाद यह इतना पॉपुलर नहीं हुआ तो इसे बंद कर दिया गया था सितंबर 2014 में। इसके बाद हम बात करते हैं अभी भारत और चीन के बीच में जो सोंगपो लेक है उसके बीच विवाद होने के बाद भारतीय सरकार ने वो चीनी ऐप को बंद कर दिया गया। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि उन्होंने टोटल कितनी जो चाइनीज़ ऐप है उसको बैन कर दिया गया है भारत सरकार के द्वारा। हम उसकी बात करते हैं। तो अभी वर्तमान में टोटल 267 ऐप है जिन्हें बैन कर दिया गया है। अब सबसे पहले देखते हैं इनको 4 चरणों में किया गया, तो हम चारों चरणों की बात करते हैं कि कब कब कितनी ऐप को बंद किया गया। तो सबसे पहले जो डिजिटल स्ट्राइक बोलते हैं इसको, डिजिटल स्ट्राइक। तो सबसे पहले डिजिटल स्ट्राइक कब की गई थी, अर्थात ये ऐप को बैन किया गया था तो 29 जून 2020 को। ये वह तारीख है जिस दिन 59 ऐप, 59 ऐसी चाइनीज़ ऐप थे जिनको बैन किया गया था, कब? 29 जून को। इसके अलावा 27 जुलाई, एक महीने बाद ही भारत सरकार ने 47 ऐप को फिर बैन कर दिया था। अब ये ऐप हाथों हाथ इतनी बैन क्यों की गई थी, क्योंकि जो 59 ऐप बैन की गई थी तो इन्होंने क्या करा था समझ लो। सबसे पहले टिकटॉक एक वीडियो ऐप थी, शॉर्ट वीडियो देखने की। तो चाइना ने क्या करा था, इसका लाइट वर्जन, इसको नया लाइट वर्जन बना के उसको लॉन्च कर दिया था। तो भारत ने उसको भी 47 ऐप में जो इसके लाइट वर्जन था उसको भी बैन कर दिया था। इसके बाद सितंबर 2020 में 118 ऐप को बंद किया गया था, भारत में बैन किया। उसके बाद नवंबर 2020 इसमें फिर 43 ऐप को बैन किया। ऐसे 4 चरणों में टोटल 267 वर्तमान में चाइनीज़ ऐप बैन है। और इसमें सबसे पहली बात की जाए तो 59 ऐप, और जब कब की गई थी 29 जून 2020 को। तो ये बहुत IMP है, इसको नोट करके रख लेना।
टोटल चाइनीज़ कितनी है अभी वर्तमान में बैन है 267। और सर्वप्रथम पहले जो बैन की गई थी डिजिटल स्ट्राइक वो की गई थी 29 जून 2020 को। थैंक यू। अगर आपको ये लेक्चर सीरीज पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आने वाले लेक्चर्स में हम 9th यूनिट के ई गवर्नेंस और हम इसी की बात करेंगे, हम ई गवर्नेंस को पढ़ेंगे आने वाले लेक्चर में। ठीक है, धन्यवाद।